आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा बाढ़ के बीच रेस्क्यू मिशन की भी है। जम्मू कश्मीर में गुरुवार से पवित्र अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। इसी को लेकर एक दिन पहले बुधवार को जम्मू से तीर्थयात्रियों का पहला जत्था भी रवाना हो गया। इस जत्थे को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने झंडी दिखाई। इस दौरान बाबा के भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। अमरनाथ यात्रा के लिए यहाँ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यात्रा मार्ग के चप्पे चप्पे की हाईटेक निगरानी की जा रही है। 38 दिन तक चलने वाली यात्रा पहलगाम और बालटाल दोनों रूटों से होगी। इसे नो फ्लाइंग जोन बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बीच अब वायुसेना ने भी रेस्क्यू टीमों के साथ मोर्चा संभाल लिया। वायुसेना के एक हेलीकॉप्टर ने मंडी और आसपास के इलाकों में जरूरतमंदों को खाने पीने के पैकेट पहुंचाए। यहाँ के सराज इलाके के लिए अब सड़क मार्ग से कोई कनेक्टिविटी नहीं बची है, इसलिए हवाई मार्ग से ही वहाँ के लोगों को बाहर लाने का अभियान चलाया गया। सबसे पहले उन्हें निकाला जा रहा है जो घायल या फिर बीमार है, क्योंकि उन्हें तुरंत इलाज की जरूरत है। राजस्थान के झालावाड़ में एसडीआरएफ की टीम एक गर्भवती महिला समेत 5 लोगों के लिए मददगार साबित हुई। दरअसल इस महिला को प्रसव पीड़ा हो रही थी, लेकिन गागरून की आऊ नदी में उफान आने से पुलिया पर भी पानी आ गया, लिहाजा ये महिला अस्पताल नहीं जा पा रही थी। सड़क संपर्क मार्ग बाकी जगहों से कट गया था। फिर इसकी जानकारी प्रशासन को दी गई। ऐसे में एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और नाव से सभी को निकाल लिया। इसके बाद महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। केरल के त्रिशूर में कुछ स्कूली छात्र जुम्बा डांस करते नजर आए। दरअसल वहाँ स्कूली पाठ्यक्रम में जुम्बा डांस को शामिल किया गया है। ये पहले इसलिए की गई ताकि छात्रों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को मदद मिले। ये अभियान एंटी ड्रग कैंपेन का भी हिस्सा है, यानी छात्र नशे से दूर रहें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। ऐसे में राज्य सरकार स्कूलों में जुम्बा डांस को बढ़ावा देने में जुटी है। छात्र भी इस अभियान का हिस्सा बनकर काफी खुश हैं। जापान एयरलाइंस के बोइंग विमान का एक वीडियो सुर्खियों में आ गया। दरअसल ये बोइंग 737 विमान 10 मिनट में अचानक 26,000 फीट नीचे आ गया। इससे अंदर बैठे यात्रियों में हड़कंप मच गया। उनके ऑक्सीजन मास्क भी निकल गए। बताया गया कि विमान चीन से जापान जा रहा था, लेकिन बीच में ही इसमें तकनीकी खराबी आ गई। इस घटना के दौरान इसमें 190 से ज्यादा यात्री थे, लिहाजा इस विमान की जापान के कंसाई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर सिर्फ 6 समोसे की रिश्वत में नीलाम हुई नाबालिग की अस्मत से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहाँ एक दारोगा ने सिर्फ 6 समोसे की रिश्वत लेकर नाबालिग रेप पीड़िता के मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी और कहा कि घटना हुई ही नहीं। इसके बाद कोर्ट में पीड़िता के पिता ने इस फाइनल रिपोर्ट पर आपत्ति जताई, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पुलिस की फाइनल रिपोर्ट को खारिज कर दिया और जांच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई का भी आदेश दे दिया। ऐसे में जरूरी है कि यूपी के लचर पुलिस सिस्टम को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। थाना जलेसर से जो एटा जनपद में है, वहां से एक पॉक्सो एक्ट की पीड़िता में मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसमें यह पाया गया कि वो एक्यूज जो था वो समोसा की दुकान चलाता था। उसने उसके साथ रेप कमिट किया पीड़िता के साथ। जब विवेचक महोदय पहुंचे तो उन्होंने समोसा में ही उसे जो है एफआईआर कर दिया और जिसकी फोटो खींच करके न्यायालय दिखाई गई। कितने समोसे सर लिए दरोगा जी ने रिश्वत में? जो आया है उसमें 6 समोसों की रिश्वत लेकर के दरोगा ने उसमें एफआईआर लगा दी। महज 6 समोसे में बिक गए जिला एटा के दरोगा जी। दावा है कि यूपी में एटा के थाना जलेसर के दरोगा जी ने 14 साल की नाबालिग लड़की से जुड़े बलात्कार के मामले में आरोपी से 6 समोसे लेकर बिना जांच किए ही कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट दाखिल कर दी। लेकिन जब ये मामला विशेष पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई के लिए जज के सामने आया तो कोर्ट ने दारोगा जी की रिपोर्ट खारिज कर दी और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश भी दे दिया। मामला ये था, एक पीड़िता थी जो 12 वर्ष की
एज की थी। उसके साथ समोसा विक्रेता ने रेप कमिट किया। रेप कमिट होने के बाद जब FIR दर्ज हुई तो विवेचक महोदय 6 समोसा लेकर के उसमें FIR लगा दी। उस बात का फोटो दिया गया। न्यायालय ने क्या आदेश दिया है? माननीय न्यायालय के सामने जब लाए गए, जब फोटो देखे पूरे उसको देखा तो उस रद्द करते हुए FIR को रद्द करते हुए दोनों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी आदेश पारित कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी की समोसे की दुकान है और जांच अधिकारी दारोगा ने महज 6 समोसे लेकर मामले को रफा दफा कर दिया। हैरानी की बात यह है कि जांच अधिकारी ने मामले में चश्मदीद गवाहों का बयान भी दर्ज नहीं किया, जबकि पीड़ित परिवार वालों का कहना था कि नाबालिग के साथ रेप हुआ है। बताया जा रहा है कि पीड़िता और उसके परिजन जब थाने गए तो FIR दर्ज नहीं की गई और न ही पीड़ित युवती का मेडिकल टेस्ट कराया गया। थक हारकर पीड़ित परिवार ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से शिकायत की, बावजूद इसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार पीड़ित परिवार को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। कोर्ट के आदेश के बाद संगीन अपराध में आरोपी के खिलाफ पुलिस को केस दर्ज करना पड़ा, लेकिन जांच अधिकारी ने अपनी जांच में बलात्कार की घटना को सिरे से खारिज कर दिया और कोर्ट में जब मामले की सुनवाई की गई तो पुलिस रिपोर्ट खारिज कर दी गई और दोबारा जांच करने के आदेश दिए गए। मैंने मुकदमा लिखाया था तो उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी थी। जले सर, मुकदमा क्या लिखा है? तो मामला क्या है? मामला मेरी लड़की से छेड़छाड़ हुई थी, मतलब बलात्कार हुआ था। अब फिर सुनवाई नहीं करी तो फिर मैंने एटा कोर्ट में डाला था। कोर्ट में डाल के कोई सुनवाई नहीं हुई तो फिर मुझे कोर्ट ने वो आदेश दिए हैं कुछ मुकदमा करने के। हाँ। अच्छा, फिर? जी सर। अब अच्छा, फिर पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने तो कोई सुनवाई नहीं करी थी। पुलिस ने मामला रफा दफा कर दिया? हाँ, रफा दफा कर दिया था। 2 बार FIR लगा दी। आरोप है कि रेप केस की जांच कर रहे जांच अधिकारी ने सबूतों के अभाव में 30 दिसंबर 2024 को कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट पेश कर दी। इस पर पीड़िता के पिता ने 27 जून 2025 को प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल किया। पीड़ित लड़की के पिता ने कहा कि जांच अधिकारी ने मौके पर मौजूद चश्मदीद गवाहों के बयान दर्ज नहीं किए, जबकि पीड़िता ने अपने बयान में रेप की बात कही है। इसके बाद भी इस गंभीर मामले की जांच गलत तरीके से की गई, लिहाजा पीड़िता के पिता ने फाइनल जांच रिपोर्ट पर सवाल उठा दिया। दरअसल फाइनल रिपोर्ट में जांच अधिकारी ने लिखा कि युवती ने आरोपी से उधार समोसे मांगे और समोसे उधार नहीं देने के कारण विवाद हुआ और इसी कारण लड़की की तरफ से मनगढ़ंत आरोप लगाते हुए आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया गया। लेकिन सुनवाई के बाद कोर्ट ने FIR को खारिज कर मामले की दोबारा जांच करने के आदेश दे दिए। मैं तो कोर्ट में से लड़ रहा हूँ, मैं तो कोर्ट ही ने मुझे इजाजत दी है, तो जो कुछ होना है तो कोर्ट ही करेंगे। मैं तो कोर्ट ने क्योंकि विवेचना वो निरस्त करके ना दोबारा फिर विवेचना के आदेश दिए, आपको जानकारी है? हाँ जी, दिए। अच्छा, अब क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? हम तो उसे पकड़ना चाहते हैं और का। अरे अच्छा, मामला ये 2019 में हुआ था और अभी तक जो है वो कुछ हुआ नहीं इसमें? कुछ नहीं हुआ। 6 साल हो गए इसको। कुछ नहीं हुआ सर, कोई सुनवाई नहीं है कुछ। तो क्या क्या कहना चाहते हैं आप जो इसमें? मैं तो उसे पकड़वाना चाहता हूँ सर, और क्या चाहता हूँ, उसे सजा तो मिलनी चाहिए। लेकिन पुलिस जो है आप उसके जो है दूसरे वाले की मतलब आपकी मदद नहीं कर रही? नहीं कर रही है, मेरी मदद नहीं कर रही बिल्कुल। ऐसे में सवाल है कि पुलिस ने पहले रेप केस दर्ज करने में आनाकानी की और चश्मदीदों के बयान भी नहीं दर्ज किए। वहीं हैरानी की बात तो ये है कि पीड़िता का मेडिकल टेस्ट भी नहीं कराया गया। फिर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल क्यों नहीं खड़े होंगे? एटा का ये मामला शायद देश का ऐसा पहला मामला होगा कि दारोगा ने महज 6 समोसे लेकर रेप के एक आरोपी को बरी कर दिया। तो सवाल है कि पुलिस की नजर में क्या एक युवती की असमत की कीमत महज 6 समोसे है? सवाल तो ये भी है कि जब इस मामले की कोर्ट में सुनवाई हुई तो जज को मजबूरन FIR को खारिज करना पड़ा और जांच अधिकारी यानी दारोगा के खिलाफ कार्रवाई का आदेश भी देना पड़ा। इससे साफ है कि यूपी का पुलिस सिस्टम कितना ढुलमुल रवैया अपनाता है कि एक रेप पीड़िता को इंसाफ देने में भी आनाकानी कर रहा है। जाहिर है कि एक दारोगा की कारस्तानी ने यूपी के पूरे पुलिस सिस्टम पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। ऐसे में जरूरी है कि यूपी के लचर पुलिस सिस्टम को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। एटा से देवेश पाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
कोरोना वैक्सीन पर आईसीएमआर का बड़ा दावा। ये सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। हिमाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश के बाद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू मंडी के धर्मपुर पहुंचे, जहां उन्होंने स्याठी और दूसरे गांवों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। साथ ही अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। वहीं सीएम ने कहा कि यहां बेहद नुकसान हुआ है। फिलहाल 60 से ज्यादा लोगों को राहत कैंप में ठहराया गया है। इसके अलावा सीएम ने बादल फटने की घटनाओं के पीछे जलवायु परिवर्तन को वजह बताया। उधर नेता विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी के अपने विधानसभा क्षेत्र सराज का दौरा किया। वहीं जयराम उस बेटी से भी मिले जो मलबे में दब गई थी, लेकिन किसी तरह ग्रामीणों की मदद से बाहर निकल आई। कोरोना वैक्सीन पर आईसीएमआर ने एक बड़ा दावा किया। दरअसल उसने अपनी रिसर्च के बाद ये साफ किया कि कोविड-19 वैक्सीन और अचानक होने वाली मौतों के बीच कोई संबंध नहीं है। इस अध्ययन में ये निष्कर्ष निकाला गया कि अचानक होने वाली मौतों के पीछे जीवन शैली, पहले से मौजूद बीमारियां और दूसरी वजह शामिल हैं। आईसीएमआर ने 18 से 45 साल की आयु के युवाओं पर किए गए अध्ययन के बाद ये दावा किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक नई पहल की। दरअसल उन्होंने सचिवालय में उत्तरी दिल्ली की जन सुझाव पेटियां खोली। इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि उन्होंने 3-4 बॉक्स खोले हैं। वो इसमें लिखी गई सभी शिकायतों को पढ़ेंगी। सीएम के मुताबिक जनता से सीधा संवाद होना जरूरी है, लिहाजा लोगों के शिकायतों पर प्रशासन कार्रवाई करेगा। इससे प्रशासनिक व्यवस्था में भी सुधार आएगा और लोगों की समस्याओं का संज्ञान लिया जाएगा। जल्द दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के लोगों को बड़ी सौगात मिलेगी। दरअसल अब जयपुर से दिल्ली का सफर महज 3 घंटे में पूरा हो सकेगा। बांदीकुई जयपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर वाहनों का ट्रायल रन शुरू कर दिया गया, यानी अब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जयपुर भी जुड़ गया है। इस ट्रायल रन में जो कमियां मिलेंगी उन्हें ठीक किया जाएगा। एक्सप्रेसवे का ये हिस्सा अभी 66 किलोमीटर लंबा है। इसमें खास बात यह है कि सड़क मार्ग पर 66 जगहों पर हर किलोमीटर पर हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरे लगाए गए हैं, जो आने जाने वाले वाहनों पर नजर रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी रैकेट के पर्दाफाश करने पर गृहमंत्री अमित शाह ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और दूसरी एजेंसियों को बधाई दी। गृहमंत्री ने इसे एजेंसियों के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन की भी अच्छी मिसाल बताया, क्योंकि इससे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया समेत 10 से ज्यादा देशों में गिरोह का पर्दाफाश किया जा सका। ये गिरोह ऑनलाइन और क्रिप्टो करेंसी के जरिए भी काम कर रहा था। और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के 2 सहयोगी दलों के बीच जुबानी जंग बढ़ती जा रही है। जीतन राम मांझी ने चिराग को अनुभवहीन बताया, तो चिराग की पार्टी ने जीतन राम को इस्तीफा देकर भागने वाला ठहरा दिया। तो वहीं पटना में आज बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ किया कि बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में सियासी मैदान पर उतरेगी। उन्होंने नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की, वहीं लालू और विपक्ष पर जमकर हमला भी किया। बिहार में चुनाव 4 महीने दूर है, लेकिन रैलियों, कार्यक्रमों और सम्मेलनों का दौर जोर पकड़ रहा है। पक्ष विपक्ष के हर नेता एक-एक वोट जुटाने की जुगत में जुट गए हैं। इस बीच बिहार में एनडीए के अंदर नई खींचतान चल रही है, क्योंकि जब से चिराग पासवान ने बिहार में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, उसके बाद से बिहार में दलितों के नेता की कुर्सी पर कब्जे की होड़ शुरू हो गई है। जब तक चिराग पासवान जिंदा है, जब तक चिराग पासवान केंद्र सरकार का हिस्सा है, एक पहरेदार की भूमिका में हूं मैं। समाज के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा, वंचित वर्ग से आने वाले लोगों के लिए, अल्पसंख्यक वर्ग से आने वाले लोगों के लिए एक पहरेदार की भूमिका में मैं और मेरी पार्टी है। कोई कह करके अगर कुछ कोई करता है तो मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं समझदारी में उसको कमी है। हितैषी तो सब समाज सबके लिए राजनीति में जो आया है वो सिर्फ शेड्यूल कास्ट का ही हितैषी हो सकता है। तो बात नहीं, सब समाज के लिए, जिसको गरीब है, दीन है, जिसको आवश्यकता है, उसकी सेवा करने की ज़रूरत है। इसलिए पार्टिकुलराइज करना कि हम फलने समाज के लिए हम कुछ करेंगे तो ये एकांगी बात है। ये हम समझते हैं कि थोड़ा सा अनुभव की कमी इसमें दिखती है। चिराग पासवान पर मांझी का ये बयान दरअसल उस चर्चे के बीच आया जहां एलजेपी ने चिराग को बिहार का चेहरा घोषित करने की मांग शुरू कर दी थी।
लेकिन जीतन राम मांझी को ये भी कबूल नहीं है। मैं क्या, बिहार की जनता चाहती है कि चिराग पासवान जी यहाँ आकर बड़ी जिम्मेदारी संभालें, और अगर बिहार की जनता जिसको आशीर्वाद देगी वही यहाँ पर आकर के यहाँ की बड़ी जिम्मेदारी संभालेगा। अभी बिहार में नीतीश कुमार ही हम लोगों का सर्वमान्य नेता हैं। एनडीए में रहकर के लोग एनडीए के मुखालफत करने की बात अगर करेंगे तो वो उचित नहीं है। मैं चिराग पासवान को जानता हूँ, वो नहीं मुखालफत करना है, एनडीए के खिलाफ नहीं जाएंगे। उनके चट्टे बट्टे कुछ लोग हैं, बोल देते हैं, तो उनके बातों का कोई संज्ञान नहीं लिया जाना चाहिए। हालांकि महागठबंधन के मजबूत किले की सामान्य सीट शाहाबाद से चिराग पासवान को चुनाव लड़ने की चाहत जता चुकी एलजेपी अब अपने प्लान पर आगे बढ़ रही है। चिराग की पार्टी उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री चेहरा बताने की मुहिम में जुटी हुई है। हालांकि इस बीच बुधवार को पटना में बिहार बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई और विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन हुआ और ये राय जाहिर की गई कि बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में सियासी मैदान पर उतरेगी। राजनाथ सिंह ने नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की, वहीं लालू और विपक्ष पर राजनाथ सिंह ने जमकर हमला भी किया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे चाहे बिहार के मुख्यमंत्री हों, चाहे हमारे उप मुख्यमंत्री हों, चाहे हमारे मंत्री हों, कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि उनके दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई। इसलिए मेरा पूरा विश्वास है कि वही बिहार जिसे दुनिया कभी हिकारत से देखती थी, आज वह प्रेरणा बन सकता है और बन रहा है। साथियों, लालू जी कहते थे कि उन्होंने बिहार को स्वर्ग नहीं स्वर्ग दिया है। याद होगा आपको, उन्होंने कहा स्वर्ग नहीं स्वर्ग दिया है। लेकिन वह साथियों, यह सच है कि उन्होंने बिहार को न स्वर्ग दिया, न स्वर्ग दिया और न बिहार को स्वाभिमान दिया। बस दिया यदि लालू जी ने तो डर दिया, भ्रष्टाचार दिया और दबंगों का राज दिया। बिहार में चुनाव से पहले खींचतान सिर्फ एनडीए में ही नहीं बल्कि विपक्षी दलों में भी देखने को मिल रहा है। लालू की आरजेडी और ओवैसी के एआईएमआईएम के बीच मुस्लिम वोट बैंक को लेकर सियासी घमासान जारी है। ये बीजेपी के चिंटू सब, ये संघी वाले 2 दिन से हमको गाली दे रहे हैं। कभी नवाजवादी कह रहे हैं, कभी मौलाना कह रहे हैं। काम की बात नहीं करेंगे, बेकार की बात करेंगे। देश को जोड़ने की बात नहीं करेंगे, देश को तोड़ने की बात करेंगे। जो लोग सत्ता में बैठे हैं, ये लोग नफरत फैला रहे हैं। गुलामी में और हिस्सेदारी में फर्क होता। हम हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, गुलामी की बात ये लोग करना छोड़ना। आप ये बोलेंगे नहीं तुम हमारे गुलामी करते रहो, हमारे लिए चादर बिछाओ, दरी बिछाओ, ये नहीं होने वाला है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों की जोर आजमाइश शुरू हो गई है, जहां एनडीए अपने 2 दशकों के कामकाज के नाम पर चुनावी मैदान में उतरना चाहती है, तो विपक्ष भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को हथियार बनाकर बिहार की चुनावी वैतरनी पार करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। बुधवार को शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 288 अंक लुढ़ककर 83,410 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 88 अंक फिसला, ये गिरकर 25,453 पर आ गया। बुधवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया, इसमें 9 पैसे की गिरावट आई। इस तरह $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 85 रुपए 68 पैसे हो गई। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी कैब और बाइक टैक्सी को लेकर केंद्र की ओर से जारी किए गए नए दिशा निर्देश की। दिशा निर्देश में प्राइवेट बाइक को टैक्सी के रूप में इस्तेमाल करने को लेकर बड़ी राहत दी गई। केंद्र सरकार ने
आधिकारिक तौर पर कहा है कि प्राइवेट मोटरसाइकिल को बाइक टैक्सी की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। MVAG यानी कि मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस में राइड एग्रीगेटर ऐप्स के लिए कई दिशा निर्देश लागू किए गए हैं। इसके मुताबिक राज्य सरकारें नॉन ट्रांसपोर्ट मोटरसाइकिल यानी कि निजी बाइक को मोबाइल ऐप पर चलाने की मंजूरी दे सकती है। सरकार का मानना है कि इस कदम से न सिर्फ ट्रैफिक और प्रदूषण कम होगा, बल्कि ये लोगों के आने जाने के लिए भी किफायती विकल्प होगा। नियम के मुताबिक राज्य सरकारें तय करेंगी कि एग्रीगेटर्स बाइक सर्विस के लिए कितने दिनों के आधार पर लाइसेंस दें। राज्य सरकारें एग्रीगेटर्स से इसके बदले फीस भी ले सकती है। ये फैसला लेने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया गया है। बाइक टैक्सी को लेकर राज्य सरकारें चाहेंगी तो ये फैसला लागू होगा, अगर नहीं चाहेंगी तो नहीं होगा। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने राज्य में 16 जून से बाइक टैक्सी सर्विस को बंद कर दिया था। कर्नाटक सरकार के इस फैसले की वजह से बाइक चलाने वालों के सामने आमदनी का संकट खड़ा हो गया, तो वहीं यात्रियों के लिए आवाजाही का रास्ता विकल्प छिन गया। लेकिन अब कैब राइड और बाइक टैक्सी इंडस्ट्री ने केंद्र सरकार के नए मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस का स्वागत किया है। सरकार ने उबर, ओला, रैपिडो और दूसरे कैब एग्रीगेटर्स को भीड़ वाले यानी कि पीक आवर्स में यात्रियों से बेस किराए से दुगुना तक चार्ज करने की अनुमति दी है। इससे पहले ये कैब सर्विस देने वाली कंपनियां पीक आवर्स के दौरान 1.5 गुना तक चार्ज कर सकती थी। इसके अलावा गैर भीड़ वाले घंटों के दौरान किराया बेस दरों के 50% से कम नहीं हो सकता। नए दिशा निर्देश के मुताबिक अगर बिना किसी विशेष कारण के राइड रद्द की जाती है तो ड्राइवर पर किराए का 10% जुर्माना लगेगा, जो अधिकतम 100 होगा। इसके अलावा राज्य सरकारों को अगले 3 महीनों में नए दिशा निर्देश अपनाने की सलाह दी गई है। केंद्र सरकार की कैब राइड और बाइक टैक्सी को लेकर दिए गए नए दिशा निर्देश पर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। क्या सोचती हैं इस बारे में कि सर्ज प्राइसिंग अब डबल हो जाएगी तो कितना धक्का लगेगा कम्यूटर्स को? हम लोग तो ओला से ही मतलब करते हैं, हमेशा ट्रैवल करते हैं, तो अगर कन्वेंस ये बढ़ाएंगे तो दिक्कत तो होगी ही। पहले भी ये लोग मतलब जैसे जाते हैं कहीं का हम लोग एड्रेस बताते हैं 200 रुपीज़ तो 250 पे करने पड़ जाते हैं कई बार। अब ऐसे में बढ़ा देंगे तो और ज़्यादा पे करने पड़ जाएंगे हम लोग को, तो दिक्कत तो होगी फिर ट्रैवल करने में। तो फिर नॉर्मल कन्वेंस यूज़ करेंगे या कुछ और ट्राई करेंगे। आपके हाँ बताइए। बता सकते हो एक इशूज़ और आ रहा है कि फेयर कुछ और दिखाते हैं, बट उसके बाद जब कंप्लीट हो जाती है हमारी राइड तो फेयर कुछ और दिखा देते हैं। अभी जैसे मैंने ट्रैवल किया तो फेयर दिखा रहा था 98, देन मेरा स्टॉपेज आ गया तो मुझे देना पड़ा 146। अब ये क्या है, क्या धांधली हो रही है तो मुझे नहीं पता। ये सब चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं, एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और देखिए मुझे कैब फिर भी करनी पड़ी क्योंकि मजबूरी है। ये थोड़ा सा गलत है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए क्योंकि पीक आवर्स में जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है हम लोगों को कैब की, और अगर उस टाइम प्राइसिंग बढ़ा देंगे तो ये एक बर्डन है हम लोगों के ऊपर थोड़ा सा। अभी हम लोगों को लगता है ये ओला उबर हमारी अफोर्डेबल है, पर कहीं ना कहीं वो हमारे अफोर्डेबिलिटी से बाहर निकल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इस पर एक प्रॉपर गाइडलाइन होनी चाहिए कि आप कितना इंक्रीज कर सकते हैं। 2x करना थोड़ा सा गलत है। कोई बेनिफिट नहीं होगा, फिर हमें बहुत मुश्किल आएगी ना। जैसे अभी हम थोड़ा सा प्राइसेस सही हैं तो हम आ जाते हैं, फिर बाद में हमें बहुत मुश्किल होगी कैसे ट्रैवल करेंगे। जो बाहर से आते हैं उनके लिए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी फिर, क्योंकि मिलेंगे भी नहीं हमें, कोई ऑटो वगैरह ऐसे मिलते भी नहीं हैं। सभी रेट्स वगैरह तो नहीं सही रहेगा मैम। गवर्नमेंट का ये व्यूज़ बहुत गलत है। अगर जो नॉर्मल रेट से बल्कि डिस्काउंट देना चाहिए पब्लिक को, इनको फेयर बढ़ा के तो फिर कोई जाएगा नहीं। ओला उबर को भी लॉस हो जाएगा। तुम फेयर इतना बढ़ा दोगे तो लोग अपने पर्सनल व्हीकल में जाएंगे या नॉर्मल टैक्सी ले लेंगे। उबर क्यों करें? अच्छा। दूसरा ये लोग कई बार कहते चार्जेस भी ज़्यादा पे करते हैं। आपका देखते हैं कि डिस्टेंस बहुत नज़दीक है और पेमेंट कम बन रही है तो उसको कट कर देंगे कॉल को, और उसके बाद कस्टमर का टाइम वेस्ट होता है। तो अगर इन्होंने कॉल पिक कर ली तो इनको चाहिए उसको कॉल को अटेंड करें, और अगर पिक नहीं करें तो पहले छोड़ देंगे। ये कॉल पिक करेंगे फिर देखते हैं 10-15 मिनट और टाइम लेंगे फिर छोड़ देंगे। तो ये भी इनकी एक मनमानी है। इस गाड़ी का जो खर्चा है, जो मंथली खर्चा है ना, वो 35 से 40 हज़ार रुपये है। कहाँ से निकलेगा आप बताइए ना। कंपनी ये तो काम से निकलेगा। आप इसका नहीं खर्चा दे पा रहे हो तो और करोगे क्या फिर? बिजनेस का क्या मतलब हुआ? आप हमें तो क्या बचेगा भाई? हमने आपके ऊपर, आपने हमारे साथ कमिटमेंट किया, हम आपको काम देंगे, बिजनेस देंगे। हमने आप पे भरोसा कर करके गाड़ी लिया हम। अब यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, मेरे जो साथी है आधे से ज़्यादा ऐसे है कि आपने कमेटी से पैसे ले लिए किस्त भरने के लिए। आपने जब कमेटी का पैसा खत्म हो गया फिर उसके बाद में आपने रिश्तेदारों से पैसे ले लिए, बहन से ले लिए, भाई से ले लिए, दे दो यार 1-2 लाख रुपए में इसकी किस्त जमा कर दूंगा। क्योंकि 25, 28, 30 हज़ार रुपये की किस्त है। आप पता कर लीजिए, किसी से भी झूठ नहीं है ये। और 26 हज़ार की किस्त निकालने के लिए मुझे कितना काम करना पड़ेगा?
ये जो बड़ी गाड़ी का काम है ना, इक्का दुक्का गाड़ी वो आती है इनकी राइड, ज़्यादा तो आती नहीं, ऊपर गो तो है नहीं कि जी ऑफिस की 4 ड्यूटी इधर से हमारी, 4 ड्यूटी उधर से हमारी, 8-10 ड्यूटी में हो जाएगा तो बन जाएगा 2000-2200 रुपये। ये तो छोटी गाड़ी है, या तो बंदा घूमने के लिए निकलेगा या फिर किसी काम के लिए निकलेगा। बड़ी गाड़ी की तो राइड कम आती है ना, जब राइड कम आएगी तो उसमें पैसे भी ज़्यादा चाहिए। अब ये करवा रहे हैं 400-400, 300-300 रुपये राइड, कैसे बात बन जाएगी। टेक कंपनी नथिंग ने लॉन्च किया स्मार्टफोन। इसके साथ ही टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए चलें डिजिटल गली। यूपी पुलिस की साइबर सेल ने विदेश में फर्जी नौकरी के ऑफर से बचने की सलाह दी। साइबर सेल ने नौकरी के हर ऑफर को वेरीफाई करने और भारतीय विदेश मंत्रालय के आधिकारिक वेबसाइट से ही पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ाने को कहा। यूपी पुलिस के मुताबिक साइबर अपराधियों की ओर से लुभावनी जॉब का ऑफर देकर लालच में फंसाया जाता है और फिर पीड़ितों को विदेश ले जाकर उनसे साइबर अपराध करवाए जाते हैं। लिहाजा पुलिस ने ऐसे मामलों की शिकायत 1930 और cybercrime.gov.in पर करने की सलाह दी। ब्रिटेन की टेक कंपनी नथिंग ने एक स्मार्टफोन लॉन्च किया। इसका नाम नथिंग फोन 3 है। इसमें 50 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है जो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए काफी मददगार साबित होगा। इसकी कीमत करीब 80,000 रुपए रखी गई है। इसकी बिक्री 15 जुलाई से शुरू होगी। ऑनलाइन ऑर्डर पर खाना पहुंचाने वाले प्लेटफॉर्म स्विगी ने एक बड़ी घोषणा की। दरअसल उसने अपनी ऐप पर 99 स्टोर पेश किया। इसके जरिए ग्राहकों को तुरंत तैयार व्यंजन सिर्फ 99 रुपए में मिल पाएगा। अभी ये सुविधा दिल्ली और देहरादून समेत 175 शहरों में शुरू की गई है। यहाँ आपको रोल, बिरयानी, पास्ता, पिज्जा, बर्गर, डोसा, शेक, पेस्ट्री और मिठाई समेत दूसरी चीजें मिलेंगी। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। यहाँ आज हम आपको मिलवाएंगे गुजरात के नवसारी के एक ऐसे शख्स से जिन्होंने जो चाहा कर लिया। बस एक चीज रह गई जिसमें वो सफलता का स्वाद नहीं चख पा रहे हैं, वो है 12वीं की परीक्षा, जिसमें वो 26 बार फेल हो चुके हैं, लेकिन अब तक हार नहीं मानी। 52 साल के नील देसाई अगले साल फिर से 12वीं की परीक्षा में बैठने जा रहे हैं। ये है नील देसाई, 52 साल के हो चुके हैं। गुजरात के नवसारी में तलोद गांव के सरपंच हैं। इनके पास पीएचडी की डिग्री है, नौकरी भी कर चुके हैं और व्यवसाय भी। लेकिन एक कसक है जो जाती नहीं, 12वीं फेल होने की। एक चाह है जो अब तक पूरी नहीं हुई, 12वीं में पास होने की। साल 1991 में पहली बार 12वीं की परीक्षा दी थी, फेल हो गए। तब से 26 बार कोशिश कर चुके, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। 2005 में ऐसा ऑर्डिनेंस है वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी से कि दोज हु आर डिप्लोमा आर एलिजिबल फॉर बीएससी। तो फिर मैंने एफआई बीएससी में एडमिशन लिया जब मैं 33 साल का था। फिर मैंने वहाँ से बीएससी ख़त्म किया, एमएससी भी वीएस पटेल कॉलेज ऑफ बिलीमोरा में ख़त्म किया। फिर एमएससी तक यहाँ पढ़ा, 1 साल मैंने स्कूल में पढ़ाया एमएससी करने के बाद। फिर मैंने पीएचडी की एंट्रेंस एग्जाम दी UCATRSAD यूनिवर्सिटी से, वहाँ से पास हुआ, वहाँ से मैंने पीएचडी ख़त्म किया। तो इन दैट केस मैं दोनों करके आगे बढ़ा। फिर मेरा छोटा सा बिजनेस था वो भी किया 2010 में। फिर 2011 में भी दी थी मैंने एग्ज़ाम, लेकिन वो भी फुलफिल नहीं कर पाया क्योंकि वो साथ में जॉब भी था, तो इट वॉज नॉट ईजी फॉर मी। पहली असफलता ने इन्हें परेशान तो किया पर उम्मीद नहीं छोड़ी। लेकिन दूसरी बार भी जब असफलता हाथ लगी तो अपने इंजीनियर बनने के सपने को एक और विकल्प दिया। 10वीं योग्यता के आधार पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रम में एडमिशन ले लिया। बाद में इसे ही अपना प्रोफेशन भी बना लिया और फिर डिप्लोमा के आधार पर पीएचडी तक की डिग्री हासिल की और अब सरपंच बनकर गांव का विकास भी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच उन्होंने 12वीं की परीक्षा देनी नहीं छोड़ी। इस मामले में शायद किस्मत किनसे ठनी हुई है। सफलता हाथ नहीं लगी तो नहीं लगी, पर हार इन्होंने अब भी नहीं मानी है। डिप्लोमा में प्राधान्य दिया इसलिए थोड़ा कर नहीं पाया। लास्ट में मैंने एमएससी ख़त्म किया 2010 में। फिर 2011 में भी दी थी मैंने एग्ज़ाम, लेकिन वो भी फुलफिल नहीं कर पाया क्योंकि वो साथ में जॉब भी था, तो इट वाज नॉट इजी फॉर मी। तो भी एक बार सोच रहा हूँ कि अगले साल 12th की एग्ज़ाम एक बार दूँ। वो जो कॉन्शियस बैठ रहता है ना दिल में कि भाई वो विमल्डन इवान लेंडल नहीं जीत पाया था, गावस्कर की कभी लॉर्ड्स पे टेस्ट मैच में सेंचुरी नहीं थी रेगुलर टेस्ट मैच में, तो वो थोड़ा बाइट रहता था। इसलिए मुझे अभी भी नींद से जाग जाता, ओह तू इतना भी बड़ा हो जाए 12th फेल है तू। तो वो मेरा ये चालक बल है, वो मेरा मोटिव फोर्स है कि नहीं करना है तो करना है, एक बार भी करना है। तो अगले साल सोच रहा हूँ मैं कर पाऊँ, ट्राई तो जरूर करूँगा।
नील एक बार फिर से किस्मत से मुकाबले को तैयार हैं। अब वो 27वीं बार 12वीं की परीक्षा में बैठेंगे। जो भी हो, इनके हौसले और हिम्मत की दाद तो देनी पड़ेगी। ब्रिजेश दोषी, नवसारी, गुड न्यूज टुडे। तो इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।